Dear students, welcome to the today lecture of Product and Brand Management, Unit 2nd, Module 2nd, Product Strategy, lecture number 15. In lecture number 15, we will discuss challenges to new product development. In the last lecture, we discussed meaning and definition of new product development, types of new product development, and process of new product development. In this lecture, we will discuss challenges to new product development. New product development is not a very easy task. There are so many challenges to new product development. We will discuss all these challenges one by one. First challenge is global competition. आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है एक न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने में, और आपने ये चीज़ अभी कॉन्फिडेंशियल रखी हुई है, सीक्रेट रखी हुई है। उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है या एक से ज़्यादा कंपनीज भी हो सकती हैं जो कि उस टाइम पर उसी प्रोडक्ट को ही डेवलप कर रही हैं जिसको आप डेवलप कर रहे हो। तो जिस तरह से आपके बारे में उन्हें नहीं पता, इसी तरह से उनके बारे में भी आपको नहीं पता। आप भी उनके बारे में अवेयर नहीं हो और वो भी आपके बारे में अवेयर नहीं है। तो जब आप अपने न्यू प्रोडक्ट को डेवलप इस वजह से कर रहे थे कि आप मार्केट को कैप्चर करो, तो जैसे ही अवेयरनेस आई आपको कि जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक कार डेवलप कर रहे हो, दूसरी कंपनी भी इलेक्ट्रिक कार डेवलप कर रही है और वो आपसे पहले कार लॉन्च कर सकती है, तो अब आप पर भी टाइम का प्रेशर हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट डेवलपर हैं उनको चैलेंजेस आ जाएगा कि वो जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को डेवलप करें और कंपटीटर से पहले उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दें, जिससे कि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ले सके। तो फर्स्ट चैलेंज क्या हुआ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में? ग्लोबल कंपटीशन। सेकंड क्या है? टाइम। आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसका एंट्री टाइम सही नहीं था तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होते हुए भी मार्केट में क्या हो सकता है? फ्लॉप हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने बहुत अच्छी मूवी बनाई, लेकिन वो बच्चों के बोर्ड के एग्जाम के टाइम पर उन्होंने उस मूवी को रिलीज कर दिया। तो क्योंकि ना तो बच्चे उस मूवी को देख कर आ रहे हैं, ना ही पेरेंट्स उस मूवी को देख कर आ रहे हैं, तो मूवी का कंटेंट अच्छा था, मूवी अच्छी थी, लेकिन ऑडियंसेस नहीं आने की वजह से वो मूवी क्या हो जाएगी? फ्लॉप हो जाएगी। तो इसी वजह से आप देख रहे होंगे जितने भी मेगा स्टार्स हैं, बड़े स्टार्स हैं, वो अपनी मूवी को ईद पर, होली पर, दिवाली पर, न्यू ईयर पर, इनके आसपास, क्रिसमस पर, इन फेस्टिवल्स के आसपास रिलीज करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस उस मूवी को देखकर आएँ। किसी कंपनी ने फॉर एग्जांपल पिछले 2 साल से अपने प्रोडक्ट है उसको डेवलप किया और मार्च के फर्स्ट वीक में ही उसे इंट्रोड्यूस किया था इस साल मार्च 2020 में, लेकिन है 22 मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया, तो पिछले 3-4 महीने से प्रोडक्ट की कुछ भी सेल नहीं हो पाई। तो प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन वो सक्सेसफुली है नहीं बढ़ पाया। कस्टमर्स ने उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया, क्योंकि आपने जिस टाइम पे प्रोडक्ट को एंटर करवाया, मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया, वो एंट्री टाइम क्या रहा? रॉन्ग रहा। तो सेकंड चैलेंज क्या है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में? कि आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन किस टाइम पर उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। तो इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट एट द राइट टाइम रिड्यूसेस द एम्बिग्यूटी अबाउट द फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को एग्जैक्ट सही टाइम पर, राइट टाइम पर मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो तो उसके फेलियर के चांसेस कम होते हैं, और अगर आप अपने प्रोडक्ट को रॉन्ग एंट्री टाइम पर है, रॉन्ग टाइम पर मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो तो उसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्या है? मार्केट पोटेंशियल। मार्केट पोटेंशियल का क्या मतलब है? कि फ्यूचर में 1 साल में उस इंडस्ट्री में टोटल उस प्रोडक्ट की कितनी नंबर ऑफ सेल्स हो सकती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट पोटेंशियल बोलते हैं। तो जो मार्केट पोटेंशियल है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, और जो फ्यूचर एनवायरनमेंट होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, सोशोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आ सकता है। तो इस वजह से जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मार्केट में फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में जो कंडीशंस हैं, कंपटीशन इतना हाई है कि केवल और केवल आपका प्रोडक्ट तभी मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएगा जब कंपटीटर से आपका प्रोडक्ट क्या है? सुपीरियर है। अगर आपका प्रोडक्ट कंपटीशन में सुपीरियर नहीं होगा तो कस्टमर है वो नए प्रोडक्ट को परचेज करने के रिस्क नहीं लेंगे। तो एज कंपेयर टू एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट,
न्यू प्रोडक्ट का जो मार्केट पोटेंशियल है वो क्या होता है, कम होता है। तो उस मार्केट पोटेंशियल को इंक्रीज करना भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, एक चैलेंज होता है। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कि आप अगर उस इंडस्ट्री में हो जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज होती है तो आपको भी अपने प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी अपडेट करना पड़ता है। तो दिन रात रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार नया प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद चैन की सांस ले ली, अब आपको कई सालों तक नया प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के बेस पर आपको भी अपने प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कंपटीटर कर देगा, और कंपटीटर कर देगा तो आपका प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाएगा। जैसे नोकिया है, जब है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड आया था, टच स्क्रीन फोन्स आ रहे थे, नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, तो नोकिया ने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं किया। तो सैमसंग ने है वो नोकिया का मार्केट शेयर क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अगर आप देखोगे गूगल है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को जल्दी जल्दी हर साल 2 साल में चेंज कर देती है। माइक्रोसॉफ्ट है वो विंडोज़ को चेंज कर देती है, MS ऑफिस को अपडेट कर देती है। इसी तरह से जो इंटेल है जो प्रोसेसर बनाता है वो अपने प्रोसेसर की नई नई और फास्ट सीरीज लेकर आता रहता है। तो इसे क्या बोलते हैं, क्या चैलेंज है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे यूरेका फोर्ब्स ने जब इंडिया में वैक्यूम क्लीनर इंट्रोड्यूस किया था तो ना तो कस्टमर्स को वैक्यूम क्लीनर के बारे में पता था, ना डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता था। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने वैक्यूम क्लीनर को डिस्ट्रीब्यूट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो यूरेका फोर्ब्स ने घर घर जाकर पर्सनल सेलिंग के थ्रू अपने वैक्यूम क्लीनर्स का डेमो देना स्टार्ट किया और अपने प्रोडक्ट की सेल्स स्टार्ट की। तो जब लोगों को वैक्यूम क्लीनर के बारे में समझ में आ गया तो लोग वैक्यूम क्लीनर में इंटरेस्ट दिखाने लगे, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। लेकिन इनिशियल लेवल में तो यूरेका फोर्ब्स के लिए एक चैलेंज था वैक्यूम क्लीनर को डिस्ट्रीब्यूट करना। इसी तरह जब 1996 में दैनिक भास्कर राजस्थान में आया तो उस टाइम पर जो राजस्थान में न्यूज़पेपर का मार्केट शेयर था वो राजस्थान पत्रिका के द्वारा ही मोस्टली कैप्चर किया हुआ था। तो जो हॉकर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के अखबार को डिस्ट्रीब्यूट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो दैनिक भास्कर ने घर घर जाकर फ्री में है 2-3 दिन तक अपना न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया। लोगों से घर से ही न्यूज़पेपर के ऑर्डर लिए। तो जब लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा, उन्हें उनका कंटेंट अच्छा लगा, न्यूज़ अच्छी लगी, तो उन्होंने भास्कर को ऑर्डर दिए। उसके बाद हॉकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उसे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। तो इनिशियल लेवल में न्यू प्रोडक्ट में ये चैलेंज होता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, पहले तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, नए प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो एजेंट्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इनको कन्विंस करना पड़ेगा कि वो आपके नए प्रोडक्ट को सेल करें, क्योंकि नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को अवेयर करें। आपने भी देखा होगा जब कोई स्टैब्लिश्ड फिल्म स्टार होता है, उसकी कोई मूवी रिलीज होती है तो उसको ज़्यादा स्क्रीन काउंट्स मिलते हैं, ज़्यादा सिनेमा हॉल उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में यानी दिखाने में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन जब किसी न्यू कमर की मूवी आ रही होती है तो उसे ज़्यादा स्क्रीन काउंट नहीं मिलते हैं, ज़्यादा सिनेमा हॉल वाले उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि वो इस संशय में रहते हैं कि नए स्टार्स या न्यू कमर्स की मूवी को देखने के लिए ऑडियंसेज आएंगे या नहीं आएंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन करने में कॉस्ट कर रहे हैं वो कॉस्ट उनको रिकवर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो जो नेक्स्ट चैलेंज है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्या है, न्यू फीचर्स। आप को रिसर्च करना पड़ता है कि आप अपने प्रोडक्ट में और क्या नया फीचर दें, क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप हर बार ही कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दें। तो जो आपका मार्केट में प्रोडक्ट है अब उसके अंदर क्या न्यू फीचर दिया जाना चाहिए, तो ये भी एक क्या है, चैलेंज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले जब मोबाइल फ़ोन्स आए थे तो उनमें बैक में कैमरा आता था,
फिर आया कि भाई अब क्या न्यू फीचर दिया जाए, तो फिर फ्रंट में कैमरा कर दिया, जिसे सेल्फी कैमरा का नाम दिया। फिर और क्या किया जाए, तो कैमरेज का मेगापिक्सल बढ़ाने लग गए, 3.2 मेगापिक्सल से 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल। फिर क्या आने लगा कि पीछे बैक में 1 कैमरा होता था, फिर डुअल कैमरा दे दिया, फिर ट्रिपल कैमरा दे दिया, फिर क्वाड कैमरा दे दिया। तो ये नए नए फीचर्स क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। उसके बाद है, पहले है स्क्रीन साइज था, वो स्क्रीन में चारों तरफ से आपकी जो मोबाइल फ़ोन है उसमें स्पेस रहता था। फिर नॉच डिस्प्ले देने लग गए कि जो मोबाइल की स्क्रीन है वो पूरी फ्रंट में बॉडी को कवर करती है। पहले है आगे फिंगरप्रिंट स्कैनर आता था, वो जगह घेरता था। फिर इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, या बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया। तो आपको प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे इंक्रीज की जाए, क्योंकि कस्टमर किसी भी नए प्रोडक्ट को कब खरीदेगा, जब उसे उस प्रोडक्ट से क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। वैल्यू का मतलब बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग इट। तो प्रोडक्ट से बेनिफिट कब मिलेंगे, जब प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, और वो जो फीचर्स है वो कस्टमर के काम के होंगे। तो आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे कंपटीटर से एडवांटेज दी जाए, तो इसे ही क्या बोलते हैं, न्यू फीचर्स ऐड करना। जैसे कि जब टाटा है वो अपनी नई प्रीमियम हैचबैक बना रही थी, तो उसके लिए एक चैलेंज था कि ऑलरेडी इस सेगमेंट में मारुति की बैलेनो बहुत सक्सेसफुल कार है, हुंडई की i20 भी बहुत अच्छी बिक रही है। तो क्या ऐसे नए फीचर्स ऐड किए जाएं कि कस्टमर है वो प्रीमियम हैचबैक में हमारी कार को परचेज करे। तो ये टाटा के लिए क्या था, एक चैलेंज था। तो उसके लिए उन्होंने विंग डोर्स दिया, 90 डिग्री एंगल पर ओपन डोर्स दिए, जो कि बाकी की और किसी प्रीमियम हैचबैक में नहीं आ रही थी। दूसरा नया फीचर क्या दिया टाटा एल्ट्रोज में, क्रूज कंट्रोल, जो कि इस रेंज की किसी भी प्रीमियम हैचबैक कार में नहीं आ रहा था। ऑटो सेंसिंग वाइप्स दे दिए, जो गाड़ी का एक्सटीरियर था वो बिल्कुल फ्रेश लुकिंग दिया, लेजर कट शार्प एजेस दिए, जो कि बाकी के दोनों गाड़ियों में नहीं आ रहा था। तो उनके जो लुक्स थे वो थोड़े पुराने हो गए थे, और इन्होंने बिल्कुल रिफ्रेशिंग फ्यूचर ओरिएंटेड लुक दिया। जो MID होती है, जो टेक्नोमीटर डिजिटल मीटर होता है, उसको हाफ डिजिटल और हाफ एनालॉग दिया, उसमें डिजिटल 7 इंच स्क्रीन दी। तो ये नए फीचर्स क्या किए, ऐड किए, तो जिससे ही इसको अच्छा मार्केट में आते ही अच्छा क्या मिला, रिस्पॉन्स मिला। सेफ्टी फीचर्स दिए, इंट्रोड्यूस करने से पहले ग्लोबल एनकैप के थ्रू क्रैश टेस्ट करवाया और 5 स्टार रेटिंग ली। तो ये क्या हुआ, मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए टाटा ने अपने तरफ से अपनी टाटा एल्ट्रोज में नए फीचर्स को क्या किया, ऐड किया। तो कम्पिटिटिव एडवांटेज नीड्स टू बी आर्टिकुलेटेड टू कस्टमर्स। हाउ डज द प्रोडक्ट और एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोडक्ट मीट्स कस्टमर अनमीट नीड्स दैट नो अदर प्रोडक्ट कैन। नेक्स्ट क्या है चैलेंज, क्रिटिकल अनमीट नीड। 6 में तो क्या है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स ऐड करती रहती है, क्या करे ये चैलेंज है। लेकिन कई बार कंपनी नए नए फीचर्स ऐड करने में ये गलती कर देती है कि वो जो फीचर ऐड करते हैं वो कस्टमर की जो अनमीट नीड है उससे फुलफिल नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई होटल है, उसने अपने होटल में नंबर ऑफ फ्लोर्स इंक्रीज कर दिए, और वो कह रहा है कि वी आर द टॉलेस्ट होटल इन द वर्ल्ड। तो भाई होटल से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होटल की मंजिल से, टॉलेस्ट से नहीं होता है, उसमें क्या सर्विसेज मिल रही हैं उससे होता है। तो होटल में मंजिल बढ़ाने से कस्टमर की कोई नीड है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। उसकी नीड सेटिस्फाइड कब होगी, जब उसे उस होटल से बेटर सर्विसेज मिलेगी। तो खाली नए फीचर ऐड करने से ही कुछ नहीं होगा, वो जो नए फीचर्स हैं वो कस्टमर की अनफुलफिल नीड्स को मीट भी करने चाहिए। तो ये भी एक चैलेंज है कि कैसे है कस्टमर की अनफुलफिल नीड्स का पता चले, और कैसे हम उन अनफुलफिल नीड्स को अपने प्रोडक्ट के थ्रू सेटिस्फाइड करें। तो इसके लिए जो आपके प्रोडक्ट है जिसमें आप जो फीचर्स ऐड कर रहे हो, तो ये 3 की एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है। पहला क्या है, डिजायरेबिलिटी, कि आप जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, वो कस्टमर को डिजायरेबल होना चाहिए, पर्सन वांट्स टू यूज। जैसे कि पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, तो कंपनी जो कस्टमर से उनकी डिजायर है कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक कार अब मार्केट में फुल प्रूफ है, वो इंट्रोड्यूस हो जानी चाहिए। अब धीरे धीरे सेमी हाइब्रिड से कंपनी जब इलेक्ट्रिक कार है इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर चुकी हैं। तो जो इलेक्ट्रिक कार है वो आज की डेट में अब कस्टमर के लिए क्या हो रही है, डिजायरेबल हो रही है। दूसरा क्या है,
कस्टमर के लिए डिजायरेबल कि पहले जो गाड़ियां थी वो गाड़ियां हैं वो बल्कि बन रही थी, जो गाड़ियां हैं उनका जो ग्राउंड क्लियरेंस था वो ग्राउंड क्लियरेंस लो होता था। तो इंडिया के रोड हैं वो लो ग्राउंड क्लियरेंस के लिए बेस्ट नहीं है। तो जो एक नया आया है कॉम्पैक्ट एसयूवी कि क्योंकि एसयूवी तो बल्कि ज़्यादा होती है, उसे मेंटेन करना कॉस्टली होता है, प्राइस ज़्यादा होती है, सिडान और हैचबैक में ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक नया गाड़ियों में सेगमेंट आया है कॉम्पैक्ट एसयूवी कि जो सिडान की रेंज में आ रही हैं और जिनका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिडान से तो ज़्यादा है और एसयूवी से थोड़ा कम है। तो वो गाड़ी आज की डेट में कस्टमर को क्या है, डिजायरेबल है। सेकंड क्या है, पर्पज़ कि जो नया प्रोडक्ट और सर्विस है उसमें आपने जो भी फीचर ऐड किए हैं वो उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, पर्पज़ होना चाहिए। मतलब कस्टमर या पर्सन है उसे ढंग से यूज करना चाहिए। जैसे टाटा एल्ट्रोज ने 90 डिग्री ओपन डोर्स दिए हैं तो उनका क्या एक पर्पज़ है कि उससे जो बुजुर्ग हैं, घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो आराम से गाड़ी में बैठ सकते हैं, गाड़ी से उतर सकते हैं। फेस्टिवल के टाइम है, इंडियन लेडीज़ है लहंगा वियर कर रही हैं, आदमी है वो जोधपुरी सूट है वो वियर कर रहा है, तो लहंगे में गाड़ी से अंदर और बाहर निकलना, क्योंकि जो गेट है वो 3/4 ओपन होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, लेकिन अगर 90 डिग्री पे गेट ओपन हो रहा है तो इजीली आप है गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो और गाड़ी से उतर सकते हो। तो उस गेट को केवल और केवल डिजाइन के लिए ही 90 डिग्री पर नहीं बनाया गया है, उसके पीछे क्या है, पर्पज है। पहले है मोबाइल फ़ोन की बैटरीज थी इलेक्ट्रिक, उसमें आजकल लिथियम बैटरीज यूज हो रही है। तो जो लिथियम बैटरीज यूज हो रही है उसका भी एक क्या है, पर्पज़ है। पहली चीज़ तो क्या है, लिथियम बैटरी हैं वो वेट में हल्की होती हैं, और दूसरा क्या है, जो लिथियम बैटरीज हैं इनकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कंपनी अगर लिथियम बैटरी यूज कर रही है तो उसके पीछे क्या है, एक पर्पज़ है। और कस्टमर की जो अनमीट नीड है वो नीड भी उससे क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड। भाई हम बैटरी से क्या चाहते हैं, हम बैटरी से ये चाहते हैं कि बैटरी है वो ज़्यादा समय तक क्या रहे, चार्ज रहे। थर्ड क्या है, यूजर एक्सपीरियंस कि कोई भी अगर आप नया प्रोडक्ट या नई सर्विस है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कस्टमर को उससे क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। मतलब कस्टमर है उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को यूज करने के बाद खुश होना चाहिए। तो ये भी एक चैलेंज है कंपनीज के लिए कि वो जब भी कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट या डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें उनको ये चैलेंज रहता है कि जो फीचर्स ऐड हों वो कस्टमर के लिए डिज़ायरेबल होने चाहिए, कस्टमर है उसको अच्छे ढंग से यूज कर सके, पर्पज़ होना चाहिए, और जो कस्टमर है उसका एक्सपीरियंस है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। तो ये चीज़ कंपनीज के लिए क्या रहती है, चैलेंजिंग रहती है। नेक्स्ट क्या है, मार्केट साइज। मार्केट साइज का मतलब नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स हु आर हैविंग एबिलिटी टू बाय एंड विलिंगनेस टू बाय। तो जो नया प्रोडक्ट होता है तो कंपनी के लिए चैलेंज होता है कि इनिशियल लेवल पर उसका मार्केट साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो कंपनी को अपने मार्केट साइज पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हो उसमें इतने सफिशिएंट कस्टमर्स हों जिनके पास एबिलिटी टू बाय भी हो और विलिंगनेस टू बाय भी हो, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने से ही कुछ नहीं होता है, उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले भी चाहिए। तो मार्केट साइज में इतने कस्टमर्स कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्राइस। नए प्रोडक्ट है उसकी क्या प्राइस रखी जाए, ये भी एक चैलेंज होता है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट की प्राइस जितनी होनी चाहिए, जितनी कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे उससे ज़्यादा रख देती है तो भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। जितनी प्राइस पर कस्टमर एक्सेप्ट कर देते थे अगर आप प्राइस उससे कम कर दोगे तो प्रोडक्ट तो बिक रहा है लेकिन कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि कस्टमर उसकी ज़्यादा प्राइस देने को क्या थे, तैयार थे। तो राइट प्राइस को डिसाइड करना भी न्यू प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, एक चैलेंज होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन का क्या मतलब होता है कि आप अपने नए प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को कब और कैसे अवेयर कराएंगे, क्योंकि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपने बहुत पहले उसका प्रमोशन स्टार्ट कर दिया तो कंपटीटर भी अवेयर हो जाएंगे और वो भी उस प्रोडक्ट पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। और आप जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले हो अगर उससे कुछ दिन पहले ही प्रमोशन स्टार्ट करोगे तो मार्केट में उतनी बज़ उस प्रोडक्ट के बारे में क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो क्या एक
एग्जैक्ट टाइम है जब आपको अपने प्रोडक्ट के न्यू प्रोडक्ट के प्रमोशन पर फोकस करना चाहिए। ये भी क्या रहता है, एक चैलेंज रहता है। न्यू प्रोडक्ट का सेलिब्रिटी के थ्रू इंडोर्समेंट कराना है तो कौन सी सेलिब्रिटी के थ्रू कराना है कि उस सेलिब्रिटी की पर्सनैलिटी आपके न्यू प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी से मैच करनी चाहिए। ये भी एक क्या रहता है, चैलेंज रहता है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट में किस मैसेज पर फोकस करना है, ये भी एक चैलेंज रहता है। प्रिंट मीडिया में कैसे ऐड देनी है, कितनी फ्रिक्वेंसी में ऐड देनी है, ये भी क्या रहता है, एक चैलेंज रहता है। तो नए प्रोडक्ट का प्रमोशन करना भी क्या है, कंपनी के लिए एक चैलेंज है। और लास्ट चैलेंज क्या हो गया न्यू प्रोडक्ट के लिए, रेसिस्टेंस टू चेंज। कस्टमर्स की कैटेगरी होती हैं कि इसका मतलब कि प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसके कितने टाइम के बाद कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, उसके बेस पर उसे इनोवेटर्स कहते हैं, अर्ली अडोप्टर्स कहते हैं, अर्ली मेजॉरिटी कहते हैं, लेट मेजॉरिटी कहते हैं और लेगार्ड्स कहते हैं। तो जो ओवरऑल कस्टमर्स के ग्रुप होते हैं उनमें से केवल इनिशियल 10 to 15% कस्टमर्स ही ऐसे होते हैं जो कि नए प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। बाकी की जो मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स होते हैं वो लेट मेजॉरिटी और लेगार्ड्स में होते हैं। वो उस प्रोडक्ट को तब परचेज करते हैं जब वो प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि हर कोई कस्टमर नए प्रोडक्ट को परचेज करने में कॉन्फिडेंट नहीं होता, क्योंकि अभी उसे उसकी सर्विस के बारे में नहीं पता, अभी उसे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता। तो ये भी कंपनी के लिए एक चैलेंज है कि ज़्यादातर कस्टमर नए प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, रेसिस्टेंट करते हैं और उन्हीं प्रोडक्ट्स को ही परचेज करते हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। और केवल जो इनोवेटर्स और अर्ली अडोप्टर्स हैं जो कि ओवरऑल कस्टमर्स का बहुत कम पोर्शन है, वही केवल न्यू प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो दीज आर द चैलेंजेस फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो कौन कौन से चैलेंज हुए, ग्लोबल कंपटीशन, सेकंड टाइम, थर्ड मार्केट पोटेंशियल, फोर्थ टेक्नोलॉजिकल चेंज, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्स न्यू फीचर, सेवन क्रिटिकल एंड मीट नीड्स, 8 मार्केट साइज, 9th प्राइस, 10th प्रमोशन और 11th रेसिस्टेंस टू चेंज। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था चैलेंजेस टू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।